नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम आधे घंटे आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने भी रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कृषि कानून पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर अब सर्वोच्च अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कमेटी के सभी सदस्य अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, ऐसे में उन पर किसी भी तरह का सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। समिति के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका पर किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण विरोध प्रदर्शनों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता आयोजित करने के उद्देश्य से गठित समिति के पुनर्गठन की मांग करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच ने हालांकि इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि किस तरह से किसान यूनियन ने समिति के सदस्यों पर अनावश्यक संदेह व्यक्त किया। सीजेआई ने सख्त टिप्पणी की, यदि आप समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो हम आपको बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह से लोगों को बदनाम नहीं कर सकते और न ही उन पर और न्यायालय पर संदेह कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि समिति के सदस्य कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और केवल इसलिए कि उन्होंने अलग अलग संदर्भों में राय व्यक्त की है, उनकी अयोग्यता के लिए समान नहीं है। सीजेआई ने टिप्पणी की, विभिन्न संदर्भों में राय व्यक्त करने का मतलब अयोग्यता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर विचार व्यक्त किया है तो वो समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं है। समिति के सदस्य न्यायाधीश नहीं है, वे मामले में अपने विचार बदल सकते हैं। सीजेआई द्वारा ये टिप्पणी एक दिन पहले की टिप्पणी से मेल खाती थी, जो कि आपराधिक ट्रायल में तेजी लाने के लिए स्वतः संज्ञान के मामले में सुनवाई में की गई थी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए शीर्ष न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यों की समिति में वे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने कृषि कानून के कार्यान्वयन के समर्थन में खुले विचार व्यक्त किए हैं। समिति के पुनर्गठन के लिए भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति और किसान महापंचायत द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, आपके आवेदन का आधार ये है कि सभी 4 लोग, आप उस निष्कर्ष पर कैसे आए? वे कृषि के क्षेत्र में शानदार दिमाग वाले हैं, वे विशेषज्ञ हैं, आप उनके साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रही हैं? उन्होंने अतीत में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक समिति नियुक्त करता है और उनकी प्रतिष्ठा को छीना जाता है। समिति को प्रदर्शनकारियों की बात सुनने और हमें एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, इसमें पक्षपात का सवाल कहाँ है? सीजेआई ने स्पष्ट किया कि समिति को स्थगित करने का अधिकार नहीं दिया गया है और उसे केवल न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। सीजेआई द्वारा पिछले हफ्ते किसानों के विवाद को हल करने के लिए समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करने के तुरंत बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया में बताया कि समिति का गठन केवल एक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो कानून के समर्थन में है। विवाद के बाद बीकेयू के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष एस भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से खुद को अलग कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और कृषि कानूनों पर किसानों की शिकायतों और सरकार के विचारों को सुनकर सिफारिश करने के उद्देश्य से भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी, अनिल घनवंत सहित एक समिति का गठन किया गया था, जिससे बाद में मान अलग हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 को चुनौती देने वाली एक याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा। अपने आदेश में काउंसिल ने कहा था कि अदालतों में वकालत करने के लिए एक अधिवक्ता को ऑल इंडिया बार परीक्षा या AIBE को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी और काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियों पर सवाल किए गए थे।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस एएम खानविलकर, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने भी एआईबीई के संचालन पर रोक लगाने की याचिका में बीसीआई को नोटिस जारी किया। नोटिस 3 सप्ताह में वापस करने योग्य है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एआईबीई को चुनौती सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही लंबित है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि मुद्दा ये था कि क्या एआईबीई को बीसीआई की ओर से शक्ति की अनुपस्थिति में इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिए रखा जा सकता है। वहीं बेंच ने सहमति व्यक्त की और इसीलिए एआईबीई पर रोक के लिए अंतरिम प्रार्थना वाली याचिका में बीसीआई की प्रतिक्रिया मांगी। याचिका में प्रैक्टिस के लिए नामांकन के बाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ता ने एआईबीई 2021 को 24 जनवरी और 13 मार्च को आयोजन के संबंध में बीसीआई द्वारा 21 दिसंबर 2020 को जारी अधिसूचना को चुनौती भी दी थी। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नामांकन पूर्व या नामांकन के बाद परीक्षा की योग्यता को संरक्षित करने की शक्ति है, क्योंकि 18 मार्च को 3 जजों की बेंच ने संविधान पीठ को प्रैक्टिस के मुद्दे पर केस भेजा था और ये अभी भी लंबित है। याचिका में कहा गया कि मामले में वी सुधीर बनाम बीसीआई और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के प्रशिक्षण नियम 1995 को खारिज कर दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अधीनस्थ नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं पर अतिरिक्त शर्तें नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एंड बनाम बीसीआई के एक अन्य फैसले में ये माना गया कि बीसीआई अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1) एजी के तहत उम्र के आधार पर अधिवक्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नियम नहीं बना सकता है और वो ऐसा नियम बनाने की शक्ति से परे है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एआईबीई नियम 2010 उपरोक्त मिसालों में सिद्धांत के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता अधिनियम के 1973 के संशोधन को भी चुनौती दी है। याचिका में बार परीक्षा पर अन्य देशों के नियमों का भी हवाला दिया गया है। याचिका में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नियमों का भी हवाला दिया गया है। संबंधित प्रासंगिक कानून रजिस्टरों पर नामांकन से पहले एक अनिवार्य प्रशिक्षण और परीक्षा निर्धारित करते हैं। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 में गठित उच्चाधिकार समिति की रिपोर्टों ने कानूनी पेशे के मानकों में सुधार करने के लिए नामांकन से पहले एक परीक्षा प्रशिक्षित करने की सिफारिश की है। हालांकि इस तरह की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए बीसीआई ने नामांकन के बाद एक परीक्षा शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट ऐप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई। न्यायालय ने कहा कि ये प्राइवेट ऐप है। अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। न्यायालय ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका डेटा शेयर किया जाता है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि क्या आपको पता है कि सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि दूसरे ऐप्स भी आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऐप भी आपका डेटा जमा करता है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी नीति को लागू करने के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि ये संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इसलिए हम इस मामले में चाहते हैं कि कड़ा कानून बने। यूरोपीय देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं।
इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर अलग है और भारत में कानून सख्त न होने के कारण आम लोगों के डेटा को थर्ड पार्टी को शेयर करने पर ऐसे ऐप को कोई दिक्कत नहीं है। अदालत में व्हाट्सएप की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील की। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों की निजता पर ध्यान रखा जा रहा है। दो दोस्तों की आपसी बातचीत को किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं शेयर किया जाएगा। ये सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस से जुड़े ग्रुप के लिए है, जिसमें डेटा और रुचि को देखकर उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद सरकार ने भी कंपनी को ये आदेश दे दिया है कि वो किसी भी हालत में यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करेगी और न ही थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ इसको लेकर कोई डील करेगी, क्योंकि व्हाट्सएप लगातार विवादों में चल रहा है। कंपनी को अब तक अपनी पॉलिसी के चलते काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में व्हाट्सएप ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ भी यूजर्स का डेटा शेयर नहीं करता है और न ही यूजर्स का लोकेशन या किसी और चीज को ट्रैक करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के मुद्दे को उभारते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, दरअसल जिसमें समय सीमा के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए औपचारिक दिशा निर्देश और प्रक्रियाओं के नियम की मांग की गई। देश की अदालतों में पेंडेंसी या लंबित मामलों की समस्या को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि न्याय के प्रशासन में देरी से पीड़ितों और अभियुक्तों को मानसिक उत्पीड़न होता है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार की गारंटी से इनकार करने के समान है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत की जिला न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से लगभग 2.5 करोड़ मामले आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इसके अलावा 30 वर्ष से अधिक के लगभग 56,000 मामले लंबित हैं। न्यायिक बैकलॉग और देरी के मुद्दे को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और बड़े पैमाने पर इसके बारे में लिखा भी गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका हल कहीं नहीं हो रहा है। आज एक वादी को अदालत के गलियारों में दशकों तक अटका कर रखा जा सकता है। मूल वादी उस समय तक जीवित भी नहीं रहते जब न्यायालय उनके मुद्दे को हल करता है। दशकों के बाद दिए गए किसी भी फैसले को न्याय के रूप में वर्णित करना डींग मारना ही माना जाएगा। याचिका में ये भी कहा गया है। याचिका में पहचान की गई है कि न्याय में इतनी देरी के पीछे प्राथमिक कारण अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों और संबंधित कर्मचारियों की कमी है। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2019 की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2014 में 17 की तुलना में देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 20 न्यायाधीश हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक दिन एक न्यायाधीश के समक्ष बहुत सारे मामलों की सूची होती है और इतने सारे मामलों को सार्थक रूप से सुनना असंभव हो जाता है। इस प्रकार ये अनिवार्य रूप से कई बार स्थगन किए जाते हैं, या याचिका में कहा गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका को 20,000 से अधिक न्यायिक अधिकारों को समायोजित करने के लिए 5,000 से अधिक न्यायालयों की आवश्यकता है। 40,000 से अधिक कर्मचारियों के पदों को भरने की भी आवश्यकता है, जो कई वर्षों से खाली पड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने न्यायालय से आग्रह किया है कि वो संबंधित अधिकारियों को अधीनस्थ न्यायालयों के रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दें और निर्धारित अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाएं। इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी निर्देश दिया था कि वे मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाएं। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावी और कुशल न्यायाधीशों को एडहॉक न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी ढांचे को ठीक से बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए एक और दिशा निर्देश मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड IBC के 2020 के कानूनी संशोधन को वैध करार दिया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई के लिए कम से कम 100 बायर्स साथ में NCLT के सामने अर्जी दाखिल कर सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड के सामने कम से कम 100 बायर्स के साथ हो तभी अर्जी दाखिल हो सकती है। इस बाबत किए गए कानूनी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जरिए होम बायर्स की सीमा रेखा को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने आईबीसी की धारा 3 और 10 के प्रावधान को वैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में किए गए संशोधन और कानूनी प्रावधान वैध हैं और संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। धारा 3 के तहत प्रावधान है कि इंसॉल्वेंसी अर्जी तभी दाखिल हो सकती है जब बिल्डर के खिलाफ कम से कम 100 आवंटियों की अर्जी हो या फिर कुल अलॉटी का 10% में जो संख्या कम हो। पहले के नियम के तहत एनसीएलटी में डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ एक बायर भी अर्जी दाखिल कर सकता था। जस्टिस आरिफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने आईबीसी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 3 को बरकरार रखा है, जिसने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की धारा 7 में प्रावधान जोड़े थे और ये अनिवार्य किया था कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की इंसॉल्वेंसी पिटीशन को सुनवाई योग्य होने के लिए कम से कम 100 रियल एस्टेट आवंटी या आवंटियों की कुल संख्या का 10% जो भी कम होना चाहिए। जस्टिस जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में याचिकाकर्ताओं की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि होम बायर्स पर ऐसी शर्तें शत्रुतापूर्ण भेदभाव जैसी हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि एक होम बायर पायनियर केस के फैसले के अनुसार असुरक्षित लेनदार माना जाता है, हालांकि ये अन्य लेनदारों से अलग पायदान पर खड़ा है। कोर्ट ने कहा जब कोई आवंटी किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है तो उसकी प्राथमिक और प्रमुख चिंता ये होती है कि प्रोजेक्ट पूरा हो और उसे अपार्टमेंट या फ्लैट पर कब्जा मिले। वास्तव में समस्या पैदा होती है क्योंकि कई हितधारक होते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं। न्यायालय ने कहा कि भुगतान की गई राशियों की वसूली मुख्य रूप से वो नहीं है जिसे कोड के तहत विचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कानून में किए गए बदलाव को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता बायर्स का कहना था कि उक्त कानूनी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बायर्स के डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ आईबीसी की धारा 7 के तहत दिवालियापन की कार्रवाई के लिए अर्जी दाखिल करने का अधिकार है और इस तरह से देखा जाए तो उक्त संशोधन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को लेकर दिए गए अपने फैसले की समीक्षा के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आधार योजना को संतुलित बताते हुए इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, लेकिन अदालत ने बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन और स्कूल में बच्चों के प्रवेश आदि के लिए इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिए थे। पीठ ने 5 जजों में से एक जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बहुमत वाले इस फैसले से असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट आधार मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन 4-1 के बहुमत से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू का ग्राउंड नहीं बनता। अदालत ने कहा कि हमारा मत है कि 26 सितंबर 2018 के जजमेंट के खिलाफ जो रिव्यू दाखिल किया गया है उसमें रिव्यू का ग्राउंड नहीं बनता, लिहाजा अर्जी खारिज की जाती है। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और कहा कि रिव्यू पिटीशन को तब तक पेंडिंग रखना चाहिए जब तक कि इससे जुड़े रोजर मैथ्यू मामले में लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। दरअसल तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के सामने रोजन मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का केस आया था। उस वक्त जस्टिस गोगोई ने आधार मामले में बहुमत के फैसले के उस आंकलन पर संदेह जताया था जिसमें बहुमत ने आधार बिल को मनी बिल की तरह पास किए जाने को सही माना था। जस्टिस गोगोई ने मामले को रोजन मैथ्यू मामले को लार्जर बेंच रेफर कर दिया था। आधार मामले में 26 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में बहुमत से 4 जजों ने फैसले में कहा था कि आधार ना तो बैंक अकाउंट के लिए और न ही मोबाइल कनेक्शन के लिए अनिवार्य होगा। स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि आधार किसी भी व्यक्तिगत शख्स के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से फैसले से कहा था कि आधार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन के लिए अनिवार्य बना रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में आधार एक्ट की धारा 57 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत प्राइवेट कंपनी और कॉर्पोरेट को बायोमेट्रिक डेटा को लेने और इस्तेमाल की इजाजत दी गई। आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुमत से खारिज कर दिया।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किए जाने के बहुमत के फैसले से अलग मत व्यक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि स्टेज पर ये कहना कि आधार के रिव्यू का आधार नहीं है, ये संवैधानिक गलती की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो यूपीएससी परीक्षा के उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू ने अदालत में कहा कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत हलफनामा देने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई। बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने अक्टूबर में आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया था अथवा कोविड-19 महामारी के कारण वे परीक्षा में भाग नहीं ले सके। इस संबंध में एक मांग याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा था। न्यायालय में जवाब दाखिल करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि सरकार से जानकारी मिली है कि सरकार अतिरिक्त मौका देने को लेकर सहमत नहीं है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को 25 जनवरी सोमवार तक एक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई भी 25 जनवरी सोमवार तक स्थगित कर दी है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कल रात मुझे केंद्र सरकार से जानकारी मिली थी कि वे कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने को लेकर सहमत नहीं है। इसके पहले की सुनवाई में एएसजी ने न्यायालय से समय देने की मांग की क्योंकि केंद्र ने कहा था कि ये मुद्दा केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के बीच सक्रिय तौर पर विचाराधीन है। इससे पहले 18 दिसंबर 2020 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया था कि केंद्र अतिरिक्त अफसर की दलील के संबंध में एक विचार कर रहा है और इस संबंध में निर्णय 3 या 4 सप्ताह के भीतर होने की संभावना है। अतिरिक्त नियमों को मंजूरी देने के लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इससे पहले 30 सितंबर को शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें क्योंकि ये उनके लिए ऊपरी आयु सीमा के तहत ये 2020 में अंतिम प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।